फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे, इसी आशा के साथ आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर प्लेटू का आज का हमारा टॉपिक है। इसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, उसमें जो है आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 11th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो है कवर किया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने जो है नॉर्दर्न माउंटेन का पार्ट और नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट जो है वो कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट। ठीक, तो पेनिनसुलर प्लेटू का ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो आपने एक जोग्राफर का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस हैं, अल्फ्रेड वैगनर। क्या है इनका नाम? अल्फ्रेड वैगनर नाम है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले क्या थे, आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले, मतलब कि जो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड रहता है उसमें जो पूरे कॉन्टिनेंट थे वो एक साथ क्या थे, वो पूरे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पैंजिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैंजिया के नाम से जानते हैं। और इसके जो चारों ओर की वाटर बॉडी थी या ओशियन था जो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम पैंथालासा के नाम से जानते हैं। और जो बीच में एक छोटा सा जियोसिंक्लाइन था उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम टेथिस जियोसिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। ये इन्होंने बताया कि 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले या कार्बोनिफेरस एज में ये सब था। ठीक, फिर इन्होंने बताया कि आज से 135 मिलियन ईयर्स एगो पहले, मतलब कि जब क्रिटेशियस एज शुरू ही होने वाला था, तब क्या होता है, कुछ ऐसी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी इंडोजेनिक, यानी कि पृथ्वी यानी कि अर्थ के अंदर की ही कुछ ऐसी इंडोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपका जो पैंजिया वाला ये जो पार्ट था वो क्या है, वो अलग हो जाता, तो वो क्या होता है, वो अलग होना शुरू हो जाता है। और जो नॉर्थ वाला पार्ट अलग होता है उसे कहते हैं अंगारा लैंड या लारेशिया के नाम से जानते हैं। और जो साउथ वाला पार्ट अलग होता है उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि आज से 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले, जब क्रिटेशियस टाइम पीरियड का ही समय चल रहा था, तो क्या होता है, ये जो गोंडवाना लैंड है, तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं आपके? उसमें आता है आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट आता है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आता है, इंडिया प्लेट आती है, और जो आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वो आता है। ठीक, तो 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या होता है, ये जो आपका अफ्रीका की प्लेट है और जो आपका साउथ अमेरिका की प्लेट है, ये दोनों अलग हो जाती हैं और ये वेस्ट की ओर मूवमेंट कर लेती हैं या वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट कर जाती हैं। ठीक, और इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की ओर ड्रिफ्ट करती हैं। फिर इन्होंने बताया कि 50 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि जब क्रिटेशियस टाइम पीरियड का लास्ट फेज चलता है, जब क्रिटेशियस टाइम पीरियड क्या होता है, एक तरह से ख़त्म होने वाला रहता है, तब क्या होता है, यह जो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, जो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये दोनों भी क्या होती हैं, अलग हो जाती है। और ये दोनों क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है वो ईस्टवर्ड मूवमेंट कर जाती है और इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की ओर मूवमेंट करना चालू कर देती है। ठीक, और क्या होता है कि इसी बीच क्या होता है कि जब इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की ओर मूवमेंट कर रही थी, तो यहाँ पे अफ्रीका के पास एक पड़ता है रीयूनियन आइलैंड पड़ता है। क्या पड़ता है? रीयूनियन आइलैंड पड़ता है, जहाँ पे एक क्या है, एक हॉट स्पॉट है। क्या है? एक हॉट स्पॉट है। ये क्या है? हॉट स्पॉट है। और इस हॉट स्पॉट से जब इंडियन जो प्लेट है वो गुजर रही थी, तब क्या होता है, तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, जिसके कारण यहाँ पे दक्कन ट्रैप क्या बनता है, यहाँ पे दक्कन ट्रैप जिसे हम जानते हैं वो बनता है। ठीक, क्या बनता है, यहाँ पे दक्कन ट्रैप बनता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, लगभग 45 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या होता है, लगभग 45 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या होता है, ये जो इंडियन प्लेट थी और यहाँ पे ये आपकी यूरेशिया की प्लेट थी, और इंडियन प्लेट जो है वो क्या होती है, वो जो है यूरेशिया की प्लेट से जाके टकरा जाती है। और सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका ये टकराहट होती है। ठीक, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण रॉक फ्रैक्चर होता है। क्या यहाँ पे होता है, रॉक का फ्रैक्चर हो जाता है। और रॉक के फ्रैक्चर से क्या होता है, यहाँ पे एक गैप बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है,
गैप बन जाता है, जिसे हम क्या किस गैप के नाम से जानते हैं, मालदा गैप। किस नाम से जानते हैं, मालदा गैप के नाम से जानते हैं, या इसे ही किस नाम से जाना जाता है, या इसे ही राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स के सेडिमेंट्स से क्या है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के सेडिमेंट्स से क्या है, भरी हुई है। ये जो गैप है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के सेडिमेंट से भरा गया है। ठीक, फिर इस तरह से जो आप प्रेजेंट टाइम में पेनिनसुला का पार्ट है देखते हैं, वैसे आज की स्थिति ऐसे प्राप्त हुई है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब पेनिनसुलर इंडिया के बारे में मैंने आपको ओरिजिन बता दिया, अब इसका एक्सटेंशन देखते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया का एक्सटेंशन कैसे है, कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, इसका आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर वेस्ट में बात की जाए तो गिर रेंज से, ठीक, कहाँ से, गिर रेंज से। नॉर्थ वेस्ट में बात की जाए अरावली रेंज से, और अरावली रेंज से जुड़ा हुआ क्या, अरावली रेंज का ही पार्ट है आपका क्या, दिल्ली रिज। क्या है, दिल्ली रिज आपका अरावली रेंज का पार्ट है। और दिल्ली रिज पे ही क्या है, रायसीना हिल्स है, और रायसीना हिल्स पे क्या है आपका प्रेसिडेंट हाउस है। ठीक, जो कि आपका क्या है, पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। ठीक, तो यहाँ से इसकी बाउंड्री चालू होती है बनना, और यहाँ से होते हुए आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमहल की हिल्स है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राजमहल की हिल्स है। तो राजमहल की हिल्स से होते हुए आप फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप कहाँ तक आइए, नीचे की ओर आइए। तो नीचे की ओर आप अगर आएंगे, यानी कि साउथ की ओर अगर आप आएंगे, तो यहाँ पे आप एक हिल्स देख रहे होंगे, कार्डेमम हिल्स। क्या देख रहे हैं आप, कार्डेमम हिल्स देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक इसका जो है आपका पेनिनसुलर इंडिया का एक तरह से क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक, आइए देखते हैं इसकी शेप कैसे होती है। तो अगर इसको पूरा जोड़ दिया जाए, अगर पूरा मिला दिया जाए, तो गिर रेंज से आप यहाँ से ऐसे ही मिला दीजिए पूरा राजमहल की हिल्स तक, और यहाँ से कार्डेमम को मिला दीजिए, तो आपको ये कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है, तो ये आपको एक लग रहा है ट्रायंगल के शेप का। तो पेनिनसुलर इंडिया का शेप कैसा है, एक ट्रायंगल के शेप में है। ठीक, फिर अगर इसकी बात किया जाए, इसकी अगर नॉर्थ से साउथ की लंबाई की बात की जाए, और वेस्ट से ईस्ट की इसकी चौड़ाई की बात की जाए, तो नॉर्थ से साउथ की जो इसकी लंबाई है वो आपका लगभग 1600 किलोमीटर्स के समथिंग में है। ठीक, और अगर वेस्ट से ईस्ट की अगर इसकी विड्थ की बात की जाए, अगर चौड़ाई की बात की जाए, तो वो कितनी है, वो आपका 1400 किलोमीटर्स के पास लगभग में अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगले मैप में आप आइए देख लीजिए उसको। तो इस मैप में आइए देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा नागपुर प्लेटू देख रहे होंगे, हजारीबाग प्लेटू देख रहे होंगे, यहीं पे आपका एक है रांची प्लेटू भी है। क्या है, रांची प्लेटू भी है। तो ये जो तीनों प्लेटूस हैं, ठीक, ये जो एरिया है इसे कहते हैं पार्टलैंड ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, पार्टलैंड ऑफ इंडिया। मतलब पार्टलैंड क्या होता है कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये क्या है, ये ओल्डेस्ट रॉक से, यानी कि पूरा पेनिनसुला क्या है, ओल्डेस्ट रॉक से फॉर्म्ड है। क्या है, ओल्डेस्ट रॉक से फॉर्म्ड है, जिसके कारण इस पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा इरोजन की प्रोसेस हुई, काफ़ी ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस हुई है। तो जिसके कारण ये क्या हो गया है, ये एक तरह से पेनिप्लेन बन गया। पेनिप्लेन मतलब कि एक तरह से सिंपल प्लेन या संप्राय मैदान क्या हो गया है, संप्राय मैदान में तब्दील हो गया है, या पेनिप्लेन में तब्दील हो गया है। ठीक, तो इस पेनिप्लेन में तब्दील होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे अलग अलग एरियाज़ में, इस पेनिप्लेन को जो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इंडिया में इसे किस नाम से जानते हैं, इंडिया में जो छोटा नागपुर का प्लेटू है, हजारीबाग का प्लेटू है, रांची का प्लेटू है, वहाँ जो इस एरिया को पार्टलैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पार्टलैंड के नाम से जानते हैं। काफ़ी ऊंचाई में ये प्लेन लेवल में रहता है। नॉर्दर्न जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ से ये जो पार्टलैंड है उसकी जो आपकी अगर ऊंचाई की एलिवेशन की बात किया जाए, तो वो आपका लगभग में 200 से 300 मीटर का एलिवेशन रहता है। एवरेज एलिवेशन आपका 200 से 300 मीटर का रहता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो कुछ और यहाँ पे आगे की बातें की जाए, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फिजियोग्राफिक फीचर्स होते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं। जैसे आपका ये जो वेस्ट से अगर ईस्ट की ओर देखेंगे, अगर आप पेनिनसुलर इंडिया में वेस्ट से ईस्ट की ओर देखेंगे, पीछे मैप में ही बता देता हूँ, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर अगर देखा जाए,
तो यहाँ पे क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो रिवर्स की फ्लोइंग है, जो रिवर्स की फ्लोइंग है एक तरह से किधर से किधर की ओर है, ज़्यादातर रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है। किधर से किधर की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है, जिसके कारण जो इधर की माउंटेन रेंजेस हैं, जो इधर की जैसे जैसे क्या है, नल्ला मलाई है, पालकोंडा है, जवादी हिल्स है, सेवराय हिल्स है, इन सब का क्या हो गया है, इन सब का काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो गया है इन रिवर्स के क्या होने के कारण, इन रिवर्स के वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो होने के कारण इनका क्या हो गया है, इनका काफ़ी ज़्यादा इरोजन की प्रोसेस है, जिससे के कारण जो आपका ईस्टर्न घाट है, जो आपका ईस्टर्न घाट है उस पे जो हिल्स पाई जाती हैं वो काफ़ी क्या पाई जाती हैं, डाइसेक्टेड पाई जाती हैं। डाइसेक्टेड मतलब एक तरह से विखंडित पाई जाती हैं, ठीक। और आपका जो ये इधर का जो है वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस अगर देखेंगे, वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंजेस को देखेंगे तो वो काफ़ी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इधर क्या है, इधर बहुत ही कम रिवर्स क्या होती हैं, बहुत ही कम रिवर्स फ्लो होती हैं इधर की ओर, यानी कि ईस्ट से वेस्ट बहुत ही कम रिवर्स फ्लो होती हैं, और जो होती भी हैं वो किधर, वो किस में होती हैं, वो फॉल्ट में फ्लो होती हैं। जैसे आपने फॉल्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ये प्लेन है एक, ठीक, ये प्लेन है और यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज यानी कि प्लेट विवर्तनिकी एक्टिविटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, डाइवर्जेंस हो जाता है। प्लेट का क्या होता है, डाइवर्जेंस, मतलब कि एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक गैप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक गैप बन जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, इसे ही हम फॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम फॉल्ट, और या इसे ही यहाँ पे जो रिवर बहेगी इस वैली में, जो इस फॉल्ट में जो रिवर बहेगी वो क्या कहलाएगी, वो रिफ्ट वैली रिवर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिफ्ट वैली रिवर कहलाएगी। जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही हो गई, ये सब कैसी रिवर है, ये रिफ्ट वैली में बहने वाली रिवर है या फॉल्ट में बहने वाली रिवर्स हैं, ठीक। और इसके दोनों ओर क्या है, इसके दोनों ओर एक तरह से ब्लॉक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अब इस फॉल्ट के दोनों ओर देखा जाए तो एक क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा, जिसे हम ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक। आइए और कुछ स्पेशल इसके फिजियोग्राफिक फीचर्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये आपकी जो है, ये दोनों ओर क्या है, ये दोनों ओर जो है, ये नर्मदा वैली का आपको मैं सीन दिखा रहा हूँ, जिसमें एक तरफ से आपका विंध्य रेंज है, एक तरफ का आपका सतपुड़ा रेंज है, और बीच में ये रिफ्ट वैली जो है, इसमें जो है जो फॉल्ट है उसमें जो है आपका नर्मदा रिवर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक। और यहाँ पे ये आपका टॉर है। क्या है, ये आपका टॉर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इरोजन के, किसी भी माउंटेन का काफ़ी ज़्यादा इरोजन के बाद क्या होता है, वो काफ़ी क्या हो जाता है, काफ़ी इस टाइप की शेप में, यानी कि एक तरह से पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, तो इस तरह के शेप में दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर। जैसे आप रांची प्लेटू में देखेंगे, हजारीबाग के प्लेटू में देखेंगे, तो वहाँ पे इस टॉर को किस नाम से जानते हैं, मेसा के नाम से जानते हैं, बूटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मेसा और बूटी के नाम से जानते हैं, जिससे कि मेसा और बूटी के नाम से जाना जाता है। जैसे आप रॉकी और हजारीबाग के प्लेटू पे देखेंगे, ठीक। तो ये कुछ इसके पेनिनसुलर प्लेटू के कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स थे, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, ठीक। आगे देखते हैं, आइए। तो इंडियन जो प्लेट है उसका क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव प्लेट है, कि आज भी अगर आप देख रहे हैं तो इंडियन प्लेट क्या है, पर ईयर क्या होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर क्या होती है, नॉर्थ की ओर मूवमेंट करती जा रही है, ठीक। और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने के कारण इंडियन प्लेट, जो पेनिनसुला की जो भी प्लेट है वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण इस पर क्या है, काफ़ी तरह के लिफ्टमेंट और जो है सबमर्जेंस के जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी है, ठीक। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, भीमा फॉल्ट। क्या है, ये महाराष्ट्र के पास एक रिवर बेसिन है, भीमा रिवर बहती है, उसी के नाम पे भीमा फॉल्ट पड़ा है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो भीमा फॉल्ट है, यहाँ पे क्या हुआ है कि भीमा फॉल्ट को अगर मेंशन किया जाए तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा सेस्मिक एक्टिविटी मतलब कि एक तरह से अर्थक्वेक वाली जो है एक्टिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि आप लोग नाम जानते होंगे कि 1993 में क्या हुआ है, लूनार एक जगह है आपका महाराष्ट्र में, एक जगह है लूनार जो है, जो कि आपको भीमा फॉल्ट के पास ही पड़ता है। वहाँ
पे क्या होता है, काफ़ी क्या है, काफ़ी एक डिजास्टरस क्या होता है, भूकंप आता है या अर्थक्वेक आता है, ठीक, जिसमें काफ़ी लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक। तो काफ़ी लोगों की यहाँ पे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक, या डेथ हो जाती है, ठीक। तो इस टाइप से क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव टाइप की प्लेट रहती है, ठीक। तो जिसके कारण यहाँ पे अपमर्जेंस और सबमर्जेंस की जो प्रोसेस है वो लगातार ही क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी 1900 जब 1967 का जो आपका अर्थक्वेक आया था, कोयना अर्थक्वेक, क्या कहते हैं उसे, कोयना अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, जो कि आपका पेनिनसुलर पार्ट में ही आया था। उसमें भी क्या हुआ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक। और अपमर्जेंस की वहाँ पे प्रोसेस हुई थी। वहाँ पे जब ये सिस्मिक एक्टिविटीज़ थी, ये दोनों ही सिस्मिक एक्टिविटीज़ जब हुई थी, अपमर्जेंस मतलब कि एक तरह से कि कुछ ना कुछ जो पार्ट प्लेट्स का था वो क्या होता, अपमर्ज हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक। तो ये कहलाती है अपमर्जेंस। और कभी कभी क्या होता है सबमर्जेंस, मतलब कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे, जब एक लो डेंसिटी वाली प्लेट जो है, एक लो डेंसिटी वाली प्लेट जो है, हाई डेंसिटी वाली प्लेट की क्या होती है, हाई डेंसिटी वाली जो प्लेट होती है वो लो डेंसिटी वाली प्लेट के नीचे आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सबमर्जेंस की प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सबमर्जेंस की प्रोसेस कहा जाता है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आइए आगे देखा जाए, तो इस तरह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियल वेरिएशंस हैव ब्रॉट इन एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन रिलीफ इन द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक। तो इस कारण से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है पेनिनसुलर प्लेटू में, ठीक है। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात किया जाए, अगर उत्तर पश्चिम की बात किया जाए, नॉर्थ वेस्ट की बात किया जाए, तो प्लेटू बहुत ही क्या है, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलीफ्स है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, जटिल इसकी उच्चावचीय संरचना है, या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलीफ के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेवाइंस कहते हैं या गार्ज कहते हैं। देखिए रेवाइंस क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, जब कोई भी रिवर क्या करती हैं, रिले इरोजन करती हैं, क्या करती हैं, रिले इरोजन। अब यहाँ पे छोटा सा मैं आपका टॉपिक बता देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई आपका एरिया है, ये मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक। यहाँ से क्या होगा, ये जो ऐसे ऐसे, ये जो ये ऐसे आ रही है, ये जो ऐसे ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स आ रही है इरोजन करते हुए, इसे कहते हैं क्या, इसे ही रिले इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिले इरोजन कहते हैं, ठीक। और जब ये जो है पूरी स्ट्रीम्स मिलके एक बड़ी स्ट्रीम बन जाती है, और तब जब ये स्ट्रीम इरोजन करती है तो इसे कहते हैं गली इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, गली इरोजन। तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो आपका पार्ट है, जैसे आपका चंबल वैली का पार्ट हो गया, भिंड का पार्ट हो गया, मुरैना का पार्ट हो गया, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ काफ़ी ज़्यादा गली इरोजन की प्रोसेस हुई है। किस इरोजन की प्रोसेस हुई है, गली इरोजन की प्रोसेस हुई है। और गली इरोजन की प्रोसेस होने के कारण वहाँ पे क्या बने हैं, बहुत सारे रेवाइंस बने हैं। रेवाइंस मतलब एक तरह के बीहड़ बने हुए हैं, ठीक। क्या बने हुए हैं, बहुत सारे क्या बने हुए हैं, रेवाइंस बने हुए हैं। और जब ये रेवाइंस क्या होते हैं, जब इन रेवाइंस का भी क्या होता है, एक तरह से इरोजन हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, वो गार्ज बन जाते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप ये देखिए चंबल ये का रेवाइंस देख रहे हैं आप, ठीक। ये क्या देख रहे हैं आप, चंबल के रेवाइंस। देखिए यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे क्या हुए हैं, गली इरोजन हुए हैं, रिले इरोजन हुए हैं, ठीक। तो जिसके कारण छोटे छोटे क्या है, दो क्या है, उठे हुए भागों के बीच में एक क्या है, एक नैरो पार्ट है, ठीक। तो जिसके कारण क्या है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं रेवराइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवराइन पार्ट कहा जाता है या बीहड़ का पार्ट कहा जाता है, ठीक। और आइए एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए गार्ज का पार्ट है, ये क्या है, गार्ज। ये गार्ज क्या होता है, एक नैरो वाटर वे होता है। क्या होता है, एक नैरो वाटरवे होता है, जो कि दो ब्लॉक्स के बीच में रिवर्स जब बहती है उसे ही क्या कहता है, गार्ज कहते हैं, ठीक। लेकिन ये जो गार्ज होता है आपका, वो रेवाइंस क्या होता है, ज़्यादा
चौड़ा होता है, ठीक। उसकी जो विड्थ होती है वो गाज से, वो जो है रेवाइन से ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका ये पार्ट। अब देखिए पेनिनसुलर इंडिया को बांटा कितने पार्ट में गया है। जो पेनिनसुलर इंडिया को आपका है वो 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है आपका डेक्कन प्लेटू, दूसरा है आपका सेंट्रल हाईलैंड, तीसरा है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू या उत्तर पूर्वी पठार के नाम से हम जानते हैं। आइए तो देखते हैं डेक्कन प्लेटू के बारे में, या जिसे हम प्रायद्वीपीय दक्कन का पठार कहते हैं, ठीक। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री देख लीजिए आप सबसे पहले कि इसकी बाउंड्री कहाँ से कैसे है। तो दिस इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट। वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट में क्या है? वेस्टर्न घाट पड़ता है। ईस्ट में जो है ईस्टर्न घाट, जो है ईस्ट में ईस्टर्न घाट, और जो है सतपुड़ा और मैकाल रेंजेस पाई जाती हैं। अगर नॉर्थ में बात की जाए तो सतपुड़ा, मैकाल, महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो नॉर्थ की ओर पाई जाती हैं, ठीक। तो और फिर वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक। जो वेस्टर्न घाट है उसको जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी के नाम से जानते हैं, और अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स के नाम से इसे केरल में जानते हैं, ठीक। केरल में किस नाम से जानते हैं? अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो एवरेज एलिवेशन है, जो आपका डेक्कन प्लेटू का अगर एवरेज एलिवेशन देखा जाए तो वो 1500 मीटर्स के समथिंग में है, और वो जो है नॉर्थ से साउथ की ओर क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपकी ऊंचाई जो है वेस्टर्न घाट की या जो पेनिनसुला डेक्कन प्लेटू की है वो बढ़ती चली जाती है। और डेक्कन प्लेटू की सबसे ऊंची अगर पीक की बात की जाए, यानी कि सबसे ऊंची माउंटेन पीक की बात की जाए, तो वो कौन सी है? वो है अनाईमुडी। क्या है? नाम याद रखिएगा इसका, अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी, जो कि कहाँ पे है? जो कि किस माउंटेन रेंजेस में पड़ती है? किस हिल्स में पड़ती है? जो कि अन्नामलाई हिल्स में पड़ती है। किस हिल्स में पड़ती है? अन्नामलाई हिल्स में पड़ती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, माउंटेन पीक कौन सा है, तो वो है दोद्दा बेटा। क्या है? दोद्दा बेटा जो है वो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची या साउथ इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक की बात की जाए तो वो है अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई हिल्स में पड़ती है, ठीक। और यहीं पे आपका नीलगिरी जो है, नीलगिरी हिल्स में ही क्या है? नीलगिरी हिल्स में ही आपका वेस्टर्न घाट और जो है ईस्टर्न घाट दोनों ही क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है आपका नीलगिरी हिल्स में मिल जाते हैं। और यहीं पे आपका एक बहुत ही फेमस आपका हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है आपका, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ऊंट कमंडल या ऊंटी के नाम से जानते हैं, या किसी नाम से जानते हैं? इसे ऊंटी के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे डेक्कन प्लेटू के बारे में, मैंने आपको बता दिया। आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखा जाए मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट। जो बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर है उनका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट से है। ईस्टर्न घाट कंप्राइजिंग इज द डिसकंटिन्यू। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईस्टर्न, मैंने क्यों पहले ही बता दिया था कि जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है? एक तरह से डिसकंटिन्यूअस है या डाइसेक्टेड रेंज में वहाँ की हिल्स पाई जा रही है, ठीक। और यहाँ पे क्यों डाइसेक्टेड या डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है? क्योंकि जो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, तो ये सब किधर से निकलती हैं? ये सब वेस्ट से निकलती हैं और ईस्ट की ओर फ्लो होती हैं, जिसके कारण क्या हुआ है? जो आपका जो ईस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इरोजन कर दिया गया है, तो जिसके कारण ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस रेंज में पाई जा रही है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस देख लेते हैं पेनिनसुलर, जो आपका डेक्कन प्लेटू है उसका कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस देख लेते हैं, तो उसको बारे में देख लेते हैं। तो जवादी हिल्स, पालकोंडा रेंज, इसको अब मैप में आइए हम देखते हैं, तो मैप में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको मैप में दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में देख रहे हैं डेक्कन प्लेटू के। तो यहाँ पे आप कार्डेमम हिल्स देख रहे हैं जो कि सबसे सदर्न हिल्स है। फिर यहाँ पे आप देखिए अन्नामलाई हिल्स है। क्या, कौन सी हिल्स है? अन्नामलाई हिल्स है, ठीक। और अन्नामलाई हिल्स में ही आपकी जो सबसे ऊंची जो साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची पीक है
वो आपकी पाई जाती है, जिसे अनाई मुडी के नाम से जानते हैं, जो कि 2695 मीटर्स की ऊंचाई पे है। फिर आपका यहाँ पे नीलगिरी की हिल्स देख रहे होंगे, फिर आप यहाँ पे सेवराई हिल्स जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है, फिर पालकोंडा जो कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है, फिर नल्ला मलाई जो कि आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट है, जवादी हिल्स देख रहे होंगे जो कि आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब डेक्कन प्लेटू के पार्ट है। फिर यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हरिश्चंद्र रेंज देख रहे होंगे, ये आप वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसका वेस्टर्न घाट को कुछ जगहों पे क्या कहते हैं, सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। वे मैंने आपको पीछे ही बता दिया है। ठीक, फिर यहाँ बालाघाट आप देख रहे होंगे, ठीक, सतमाला हिल्स देख रहे होंगे, अजंता रेंजेस देख रहे होंगे, गाविलगढ़ देख रहे होंगे, महादेव हिल्स देख रहे होंगे, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैकाल रेंजेस देख रहे होंगे। फिर यहाँ पे आप आइए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दंडका रण प्लेटू देख रहे होंगे। फिर आगे यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहीं पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका जो है महेंद्रगिरी है, क्या है, मलयागिरी है और महेंद्रगिरी है, क्या है आपका यहीं पे महेंद्रगिरी, ये आपका महेंद्रगिरी है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और फिर उसके बाद है आपका मलयागिरी है, क्या है आपका मलयागिरी है। ठीक, और यहाँ पे आपका नॉर्दर्न सरकार जो कोस्ट पड़ता है वो है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको मैप में बता दिया कि डेक्कन प्लेटू की कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो, कि बहुत सारे वेस्टर्न घाट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पासेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पासेस, मतलब कि जब भी कोई मान लीजिए कोई पहाड़ी हो गई, मान लीजिए कोई ये आपकी माउंटेन रेंज हो गई, तो माउंटेन रेंज क्या होती है, कहीं कहीं पे क्या होती है, नैरो वे देती है, मतलब कि बहुत ही सकरा रास्ता रहता है माउंटेन रेंजेस के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, पासिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पासिस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये जो है आपका जो है यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है, क्या है यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस पाए जाते हैं, जिसे हम, जैसे आपका एक पास है यहाँ पे कहा जाता है इसको, यहाँ पे आपका एक पास है जिसे हम थाल घाट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, थाल घाट के नाम से जानते हैं। फिर अगला जो पास है इसे कहते हैं भोर घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर घाट कहते हैं। फिर अगला जो पास है इसको जो कहते हैं उसे पाल घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाल घाट कहते हैं। फिर इसके बाद का जो पास है उसे जो कहते हैं सेनकोटा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, सेनकोटा गैप कहते हैं। जो थाल घाट है आपका वो क्या है, वो थाल घाट जो है आपका वो मुंबई से कोलकाता तक की, मुंबई से कहाँ तक की, मुंबई से कोलकाता तक के लिए आपका क्या करता है, एक रेलवे है। ठीक, रेलवे का क्या है, मार्ग है। ठीक, फिर इसके बाद अगर देखा जाए कि ये आपका क्या हो गया, थाल घाट के बारे में बता दिया मैंने। फिर इसी तरह भोर घाट जो है आपका, जो आपका भोर घाट है वो मुंबई से चेन्नई का जो है आपका मुंबई से चेन्नई जाने का आपका जो है वे देता है। ठीक, फिर इसके बाद पाल घाट है। पाल घाट जो है आपका कोच्चि से चेन्नई, कहाँ से, कोच्चि से चेन्नई जाने का क्या करता है, रास्ता देता है। ठीक है, कोच्चि से चेन्नई का क्या है, रेल मार्ग है या रेलवे है। ठीक, फिर यहाँ पे सेनकोटा है। सेनकोटा जो है आपका ये आपका केरल के पास, ये आपका किधर पड़ता है, ये आपका जो है केरल से तमिलनाडु में जो है, बिल्कुल तमिलनाडु के जो रामेश्वरम है वहाँ तक का पास है, ये इसे कहते हैं सेनकोटा गैप कहते हैं। ठीक, फिर इस तरह से आपने कुछ इम्पोर्टेंट क्या देख लिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पासिस के बारे में देख लिया। ठीक, और यहाँ पे आइए अब मैं आपको जो है बताता हूँ सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो यहाँ पे आपका डेक्कन जो है, डेक्कन प्लेटू का जो है पार्ट ख़त्म हुआ। अब आप आइए सेंट्रल हाईलैंड के देखने के बारे में। ठीक, आइए देख, तो यहाँ पे आइए देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। ठीक, तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में आइए देखते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड में क्या है कि इसकी जो आपकी वेस्टर्न बाउंड्री है वो आपकी अरावली रेंज से पड़ती है। किधर से पड़ती है, अरावली रेंज से, ये वेस्टर्न में है, वेस्ट में इसकी बाउंड्री बनाती है। सतपुड़ा रेंज जो है आपका जो है ये आपका, या सतपुड़ा रेंज कह लीजिए, या नर्मदा की जो आपकी रिफ्ट वैली है, नर्मदा की जो आपकी रिफ्ट वैली है साउथ में, वहाँ तक इसकी बाउंड्री है आपकी सेंट्रल हाईलैंड की। ठीक, और इसका जनरली अगर एलिवेशन देखा जाए तो वो 600 से
600 मीटर्स टू 900 मीटर्स के बीच में है। ठीक है, मीन सी लेवल मीन सी लेवल तो आप जानते ही होंगे कि जो ऐसे आपका जो चेन्नई का मरीना बीच है वहाँ से क्या लिया जाता है, इंडिया का मीन सी लेवल जो है लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखिए, दिस फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ठीक, ये क्या करता है, जो आपकी अरावली रेंजेस हैं वो क्या करती हैं, वो आपकी जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री या नॉर्थ वेस्ट मोस्ट बाउंड्री बनाती हैं। और यहाँ पे मैप में आपको मैं दिखाता हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अरावली रेंजेस जो है वो वेस्ट में है सेंट्रल हाईलैंड के। ठीक, ये जो सेंट्रल हाईलैंड की जो है ये बाउंड्री बनाती है अरावली रेंज। फिर आपके जो यहाँ पे ये नर्मदा की जो आप देख रहे होंगे, ये जो रिफ्ट वैली है ये आपकी साउथ में बाउंड्री बना देती है। फिर आपका इधर आप देख रहे होंगे बघेलखंड। ठीक, आपके यहाँ देख रहे होंगे बघेलखंड प्लेटू जो है ये आपका ईस्ट में बाउंड्री बनाती है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड की जो आपको प्लेटू दिख रहा है वो आपका जो है नॉर्थ की ओर जो है बाउंड्री बनाता है। तो इस तरह से आप ये जो पूरा सर्कल देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं सेंट्रल हाईलैंड में। ठीक, तो सेंट्रल हाईलैंड की कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस आइए देखते हैं उसके बारे में। ठीक, फिर इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेंज है अरावली हिल्स। कौन सी हिल्स है, अरावली हिल्स या अरावली रेंज है। ठीक, या यहाँ पे जो है इसे जो है राजस्थान हाईलैंड भी कहा जाता है। क्या कहता है इसे, राजस्थान हाईलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब अगर अरावली रेंज की बात की जाए तो अरावली रेंज जो है मालवा प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक, किधर है, जो मालवा प्लेटू है आपका उसके जो है ये नॉर्थ वेस्ट में है। जो अरावली रेंज है वो मालवा प्लेटू के आपका जो है वो नॉर्थ वेस्ट में। ये यहाँ पे आपको मालवा प्लेटू दिख रहा होगा, ये मालवा प्लेटू के किधर है, अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक, और अरावली रेंज एक तरह से क्या है, रिलेक्ट माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन, या जिसे हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इरोजन के बाद क्या होता है, जो माउंटेन एक तरह से क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इरोजन के बाद वो एक तरह से प्लेन की ओर उसकी जो एलिवेशन है, वो जो हाइट है उसकी वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसे ही किस माउंटेन से के नाम से जानते हैं, इसे ही जानते हैं हम अवशिष्ट पर्वत, या इसे ही रेलिक्ट माउंटेन, या इसे ही रेसिडुअल माउंटेन के नाम से हम जानते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे होंगे कि अगर राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में बात की जाए तो राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में इसकी जो है अरावली रेंज की जो है सबसे ऊंची आपकी वो पाई जाती है, सबसे ऊंची माउंटेन पीक पाई जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम आबू हिल्स के नाम से जानते हैं। किस हिल्स के नाम से जानते हैं, आबू हिल्स या गुरु शिखर, या क्या कहते हैं इसे, गुरु शिखर पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, गुरु शिखर चोटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आबू हिल्स में है। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर राजस्थान के अजमेर और जयपुर की से होती हुई ये जो अरावली रेंज है वो राजस्थान के जो है जयपुर और अजमेर और जयपुर से होती हुई हरियाणा के जो है वो हरियाणा के साउथ में, ये हरियाणा के जो है साउथ तक क्या है विस्तृत है। जो अरावली रेंज है वो हरियाणा के साउथ तक विस्तृत है, जहाँ से ये दिल्ली पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है, दिल्ली में दिल्ली रिज तक पहुँच जाती है। और दिल्ली रिज पे ही क्या है, रायसेना हिल्स है। ठीक, वो भी अरावली का ही पार्ट है। ठीक, फिर इसके बाद आइए दिल्ली पहुंचने पर जो है इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, और ये एक तरह से क्या हो जाती है, जो आपका नॉर्दर्न प्लेटू है उसमें आपका क्या होती है, मिल जाती है। ठीक, और अरावली के पश्चिम का जो आप अरावली के अगर वेस्ट का पार्ट देखोगे तो अगर आप अरावली का वेस्ट का पार्ट देखेंगे तो उसे कहते हैं थार डिजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, थार डिजर्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, एक तरह से आधे चंद्रमा के आकार के, आधे मून के आकार के क्या बनते हैं, बालू के या सैंड के जो है टीले बनते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बरखान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बरखान के नाम से जानते हैं। जो अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या है। यहाँ पे कुछ मैं आपको और चीज़ें बता दें कि
अरावली रेंजेस का आप देखेंगे क्या है कि वो सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस है। प्री कैम्ब्रियन जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था और जब वॉल्केनिक एक्टिविटी प्री कैम्ब्रियन एज यानी कि सबसे ओल्डेस्ट एरा में हो रही थी, तब का ये अरावली क्या है, अरावली माउंटेन रेंजेस है। और तब के अरावली माउंटेन रेंजेस होने के कारण इसका काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसका मेटामॉर्फिज्म हुआ है, ठीक। और इसके काफ़ी ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म होने के कारण यहाँ पे जो रॉक्स पाई जाती हैं उनका भी क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म हुआ है। तो इसके कारण वहाँ पे जो रॉक्स है वो किस में तब्दील हो गई है, कोई जो रॉक्स है वो मार्बल में बदल गई है, जो आपकी जो है सैंड स्टोन की रॉक, वो जो आपकी जो एक तरह से जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन्स के जो मेटामॉर्फिज्म होने से क्या बनता है, लाइम स्टोन के मेटामॉर्फिज्म होने से आपका बनता है मार्बल बनता है। क्या बनता है, मार्बल बनता है। और जो नीस जो बना है, नीस का जो है वो ग्रेफाइट के वो जो है ग्रेनाइट के मेटामॉर्फिज्म से क्या बनता है, नीस बन जाता है। और नीस के मेटामॉर्फिज्म से क्या बनता है, स्लेट बनता है, ठीक। तो याद रखिएगा ये। जैसे आपने सुना होगा कि सेंट्रल हाईलैंड में, अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखिए बुंदेलखंड प्लेटू देखिए, आप ये बघेलखंड प्लेटू देख रहे हैं और बुंदेलखंड प्लेटू देख रहे हैं। तो बुंदेलखंड प्लेटू क्या है, वो एक तरह से आपका नीस रॉक से बना है। क्या बना है, नीस रॉक, मतलब कि उसका इतना ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म हो चुका है कि पहले वो क्या हुआ, पहले ग्रेनाइट से वो क्या बना होगा, पहले ग्रेनाइट से वो नीस, पहले ग्रेनाइट से वो क्या बना होगा, पहले ग्रेनाइट से वो बना होगा नीस बना होगा। क्या बना होगा, नीस। और नीस के बाद वो क्या बनेगा, स्लेट बनेगा। तो जो आपका बुंदेलखंड प्लेटू है उसका इतना मेटामॉर्फिज्म हो गया है कि ये जो यहाँ की जो ग्रेनाइटिक रॉक्स थी उसका जो मेटामॉर्फिज्म है वो किस में हो गया है, वो नीस में हो गया है, नीस रॉक्स में हो गया है, ठीक। और ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, ठीक, बुंदेलखंड प्लेटू का। और इसे क्या सूखी धरती भी कहा जाता है या ड्राई लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी जो बरसता है, जो रेन वाटर होता है, उनका क्या नहीं होता है, उसका परमिटेशन नहीं हो पाता। मतलब कि वो नीचे यहाँ की जो चट्टानें वो क्या है, बिल्कुल भी एक तरह से संबंधित नहीं है, परमिटेबल नहीं है, ठीक। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो पानी है वो सतह से क्या होता है, सरफेस से रन कर जाता है, यानी कि बह जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे पानी टिक नहीं पाता और क्या होता है, ये जो बुंदेलखंड का एरिया है वो क्या है, सूखा ही रह जाता है, ठीक। तो ये कारण है बुंदेलखंड में सूखे का, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आइए आगे देखा जाए। तो द जनरल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड रेंजेस 700 टू, अगर सेंट्रल हाईलैंड की अगर रेंजेस की बात की जाए तो उनका जनरल एलिवेशन है 700 मीटर्स से 100 मीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली में सी लेवल से, ठीक। और स्लोप जो है वो किधर से किधर की है, वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, यानी कि आपका उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर इसका जो है स्लोप है, ठीक। और मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विंध्यन और कैमूर रेंजेस। जो रिवर यमुना की बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरी है, जो एक तरह से सहायक रिवर है, ठीक, वो ज़्यादातर किधर से निकलती है, वो विंध्यन और कैमूर रीजन से निकलती है। किधर से निकलती है, विंध्यन और कैमूर रेंज से निकलती है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ये है विंध्यन रेंज है और यहाँ से कैमूर रेंज है। और यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काली सिंध निकल रही है, यहाँ पे आपकी सिंध निकल रही है, बेतवा निकल रही है, फिर यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपकी कौन सी रिवर निकल रही है, चंबल रिवर निकल रही है। तो ये सब किधर से निकल रही है, ये सब ज़्यादातर आपका जो है नॉर्थ किधर से निकल रही है, ये सब आपकी जो है रिवर्स जो है ज़्यादातर विंध्यन और कैमूर रेंजेस से निकल रही है। लेकिन जो आपकी बनास रिवर है वो क्या है, वो क्या है, बनास रिवर इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अरावली इन द वेस्ट, ठीक। और बनास रिवर की इधर से निकलती है, वो अरावली से निकलती है। ये यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ बनास रिवर, ये यहाँ पे आप बनास रिवर देख रहे होंगे, ठीक। ये बनास रिवर है और इसकी यहाँ से किधर से निकल रही है, ये वेस्ट में किधर से निकल रही है, ये वेस्ट में निकल रही है अरावली रेंज से। तो याद रखिएगा कि बनास रिवर ही एक ऐसी रिवर है जो
जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर है, जो कि किधर से निकलती है, जो कि अरावली के वेस्ट से निकलती है। ठीक, याद रखिएगा, इस बात को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो एन ईस्टर्न, अगर ईस्टर्न एक्सटेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल हाईलैंड इज फॉर्म्ड बाय द राजमहल हिल्स ऑफ द साउथ ऑफ विच लाइस अ लॉन्ग रिजर्व ऑफ मिनरल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर ईस्टर्न तक का, अगर इसका सेंट्रल हाईलैंड का अगर एक्सटेंशन देखा जाए, अगर ईस्टर्न एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड का, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रांची प्लेटू, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे आपका राजमहल की हिल्स है, छोटा नागपुर का प्लेटू है, और रांची का प्लेटू है, हजारीबाग का प्लेटू है, जिसे क्या कहते हैं, ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं, मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स। हजारीबाग का जो क्षेत्र है उसे तो मैग्नीज हाउस ऑफ इंडिया कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्नीज हाउस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये पूरा जो एरिया है उसे कहते हैं मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है हमारा द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। क्या है आप आगे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ठीक, इसके बारे में हम आइए डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। आइए देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में। ठीक, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आपका जो है इंडियन प्लेट क्या होती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है, ये इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो मालदा फॉल्ट, यानी कि यहाँ पे रॉक क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे यहाँ पे मालदा फॉल्ट या यहाँ पे राजमहल की हिल्स पड़ती है, यहाँ पे गारो हिल्स पड़ती है, तो यह इसे क्या कहते हैं, राजमहल गारो हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, राजमहल गारो हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यहाँ पे आप मैप में देखिए तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये यहाँ पे आइए, तो ये यहाँ पे क्या कहेगा, ये जो आपका एरिया आप बांग्लादेश वाला और ये जो देख रहे होंगे और वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया देख रहे होंगे, ये पूरा एरिया कहलाता है किसके नाम से, ये पूरा मालदा गैप कहलाता है, या इसे ही राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका गारो हिल्स है और इधर देखेंगे तो आप राजमहल की हिल्स है, इस नाम से, इस कारण इसे राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये कैसे, ये जो है पेनिनसुला का ही भाग था और रॉक फ्रैक्चर के कारण क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, तो इस कारण से हम इसे जो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के नाम से जानते हैं। ठीक, अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में है कौन कौन सी रेंजेस, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेनली 3 रेंजेस है। कौन सी है, मेनली अगर देखा जाए तो 3 रेंजेस है, जिसे हम मेघालय प्लेटू कहते हैं। पूरे को अगर इकट्ठा मिला दिया जाए तो कहते हैं हम क्या, मेघालय प्लेटू कहते हैं, या इसे जो है शिलोंग पठार के नाम से या शिलोंग प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसके जो 3 इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि यहाँ के ट्राइब्स के नाम पे रखे गए हैं, जो 3 इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि नाम रखे गए हैं यहाँ के ट्राइब के नाम पे रखे गए हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पीक है, सबसे पहला पीक है आपका गारो हिल्स, दूसरा पीक है आपका खासी, तीसरा है एक है गारो, ये है खासी, ये है जयंतिया। ठीक, 3 हिल्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और यही हिल्स क्या है, यही हिल्स का जो है थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिकिर रेंज के नाम से जानते हैं या मिकिर हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से जानते हैं हम, मिकिर हिल्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसके बारे में और भी कुछ। तो ये भी क्या हो गई, इसका भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये भी ओल्डेस्ट रॉक फॉर्म है, तो इसका भी क्या हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो गया है। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा इरोजन होने के कारण क्या हो गया है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा आदि, यानी कि बहुत सारी जो है पहाड़ियाँ जो है इसमें पाई जाती हैं। और इस पठार की अगर बात की जाए कि मेघालय प्लेटू या शिलोंग प्लेटू की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए
तो इसको नाम आप याद रखिएगा, नोकरेक नाम है। क्या नाम है? नोकरेक जो है वो आपका मेघालय पठार की सबसे ऊंची, या जो आपका शिलोंग प्लेटू है उसकी जो है सबसे ऊंची जो पीक है वो है नोकरेक, ठीक। और इसी का जो फुट हिल एरिया है, इन तीनों पहाड़ियों का जो फुट हिल एरिया है, वहीं पे क्या होती है, वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है जो हमारा जो है साउथ वेस्ट मानसून है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून और जो है नॉर्थ ईस्ट जो आपका वर्षा कराती है, जो आपकी रेनिंग होती है, वो इन्हीं रेंजेस में क्या होते हैं, क्लाउड्स क्या होते हैं, एक तरह से फंस के रह जाते हैं। और जिसके कारण ये जो है यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स में ही क्या होते हैं, इनके जो है फुट हिल्स में क्या होते हैं, मानसिन राम है। क्या कौन सा इलाका है? मानसिन राम है, जहाँ चेरापूंजी है और मानसिन राम है, जहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो है रेनिंग हुआ करती है, या सबसे ज़्यादा जो है वर्षा हुआ करती है, ठीक। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि काजीरंगा, आपने एक नाम सुना होगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए या राइनो के लिए क्या है, फेमस है। वो जो है वो किस माउंटेन रेंजेस में है? वो है मिकिर। किस माउंटेन रेंजेस में है काजीरंगा? वो है मिकिर माउंटेन रेंजेस में है, जहाँ से क्या होती है, जहाँ से बूढ़ी दियांग नाम की रिवर क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक। तो इस तरह से आपको मैंने पूरा जो है पेनिनसुला के पार्ट जो है बता दिया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं पेनिनसुला के बारे में, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंची पीक का क्या नाम है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत जो आपकी पीक है उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है आपका? धूपगढ़ नाम है, ठीक। याद रखिएगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो पीक है उसका नाम है धूपगढ़ नाम है, ठीक। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर जो वनडे एग्जाम्स हैं, या कि कभी कभी बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं कि जो आपका झारखंड की पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो है नेटरहाट। क्या है? नेटरहाट को झारखंड की पहाड़ों को रानी या क्वीन ऑफ झारखंड हिल्स कहा जाता है, ठीक, नेटरहाट को। इसी तरह से पचमढ़ी, ये आपने नाम सुना होगा, पचमढ़ी को जो है मध्य प्रदेश की जो है पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक। क्या नाम सुना होगा आपने? एक चित्रकूट वाटरफॉल्स, ठीक। जो चित्रकूट वाटरफॉल जो है आपका वहाँ छत्तीसगढ़ पे है, जिसे भारत का नियाग्रा नाम, क्या कहते हैं, नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो चित्रकूट का वाटरफॉल है उसे क्या कहते हैं? नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, जो कि इंद्रावती रिवर पे के द्वारा क्या होता है, जो कि इंद्रावती रिवर के द्वारा बनता है, ठीक। और ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाइट टाइगर जो है वो उड़ीसा के नंदनकानन जो नेशनल पार्क है वहाँ पे व्हाइट टाइगर जो है आपका पाया जाता है। फिर एक और फैक्ट है यहाँ पे, तो ये सब फैक्ट आप नोट कर सकते हैं, ठीक। तो एक फैक्ट ये है आपका कि जो विंध्य रेंज है, क्या है, जो विंध्य रेंज है उसे क्या कहा जाता है? उसे द ग्रेट फॉल लाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? द ग्रेट फॉल लाइन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की महान प्रपात रेखा के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका जो था, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। फिर तो हो गया यहीं पे आज का जो है पेनिनसुला इंडिया का वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है आशा करता हूँ कि आपको बातें या जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।